नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम हमारी 16 जून की करंट डोज लेंगे। और क्या है आज की न्यूज़, क्या है आज की खबरें, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो वो विजिट पर हैं, है ना। कनाडा भी जाने वाले हैं, G7 की भी विजिट वो करेंगे। और अभी इस वक्त वो एक देश जिसका नाम है साइप्रस, ठीक है, साइप्रस नामक देश है जो इसकी विजिट पर जाने वाले हैं। तो भाई साइप्रस कहाँ है, क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। मैं मैप नहीं ला पाया हूँ तो कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले मेडिटेरेनियन एशियन वाले एरिया में जब देखेंगे, भूमध्य सागर वाले एरिया में देखेंगे, तो आपको एक आइलैंड कंट्री मिलेगा, साइप्रस। साइप्रस की स्थिति क्या है ऐसे देखा देता हूँ। ये मान लीजिए कि साइप्रस है, ठीक है। और इधर है जो वो ग्रीस है, इधर ग्रीस है। और इधर है जो वो टर्की, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, टर्की, टर्की हो गया। ये हो गया इधर ग्रीस, ठीक है। और ये हो गया आपका साइप्रस, ये हो गया साइप्रस, ठीक है। तो इसकी विजिट पर अभी गए हैं। अब आपको टर्की का मामला तो पता ही होगा। टर्की का मामला क्या है कि अभी जो भारत और पाकिस्तान के बारे में अभी जो इस वक्त तनातनी चल रही है, इसमें अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो टर्की ने डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। तो जब क्योंकि टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, और जो साइप्रस है यहाँ पर, ये हमेशा कश्मीर इश्यू पर भारत का सपोर्ट करता आया है, इंडिया का सपोर्ट करता आया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दोनों भी पड़ोसी हैं एक तरह से, और भारत पाकिस्तान भी पड़ोसी हैं, और यहाँ पर दिक्कत चल रही है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डिसाइड किया है साइप्रस को सपोर्ट करना, क्योंकि साइप्रस में भी तो कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। तो साइप्रस को वो सपोर्ट करेंगे, जिससे कि दोनों के संबंध हैं जो वो बेहतर होंगे। होता क्या है बेटा, इस तरीके की जो चीजें होती है ना, ये जो विजिट्स होती हैं, और बड़ी हाई लेवल की जो विजिट्स होती हैं, प्रधानमंत्री के स्तर की जो विजिट होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इससे हमारे जो रिलेशंस होते हैं, जो हमारे रिलेशंस होते हैं, वो मेंटेन होते हैं, वो बेटर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम जीएस पेपर 1 के, सॉरी जीएस पेपर 2 के आईआर वाले पोर्शन में रखेंगे, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 के आईआर वाले पोर्शन में, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री हैं जो वो साइप्रस की विजिट में जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा साइप्रस के बारे में या वहां पे क्या चल रहा है इसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। देखिए, साइप्रस की अगर मैं कंडीशन बताऊं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साइप्रस है, ठीक है। तो इस पूरे साइप्रस में अगर आप देखेंगे, तो साइप्रस का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हैं, वो टर्किश डोमिनेशन के लोग हैं, ठीक है। ये आपका टर्की हो गया इधर, और यहाँ पर क्या साइप्रस है। अब साइप्रस में जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उन वो टर्किश डोमिनियन के लोग हैं, टर्किश, ठीक है, टर्किश लोग हैं, अल्पसंख्या में है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्या, ठीक है, माइनॉरिटी में है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि इसका जो मेजर पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो उनका डोमिनेशन किसका है, वो ग्रीस के डोमिनेशन वाले लोग हैं, ठीक है, ग्रीस डोमिनेशन वाले लोग हैं। तो यानी कि ये मेजॉरिटी में है, ये मेजॉरिटी में है, ठीक है, ये मेजॉरिटी में है, और ये लोग हैं माइनॉरिटी में। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें, तो पहले ये भी आपका इसके अंतर्गत आता था, आपका यूके के अंतर्गत में था, है ना, यूके के अंडर में ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर के फिर जो है वो एक सेपरेट कंट्री रहा, ठीक है। सेपरेट कंट्री बनने के लिए इन्होंने हमेशा से शुरुआत की और कोशिश की। तो अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1960 में एक तरह से ये आज़ाद हुआ। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, साइप्रस के बैकग्राउंड की बात करें, तो 1878 में साइप्रस है जो वो ब्रिटिश डोमिनेशन में आ जाता है, ब्रिटिश डोमिनेशन में आ जाता है, ठीक है। डोमिनेशन मतलब ब्रिटिश के अधिकार में आ जाता है, और फिर उसके बाद 1960 में ये आज़ाद हो जाता है, आज़ाद हो गया, ठीक है, आज़ाद हो गया। उसके बाद बेटा 1974, मेनली आपको यही याद रखना है, 1974 है जो, ये वो वाला साल होता है जिसमें कि यहाँ पर क्या है कि कूप होता है, तख्ता पलट जैसी चीजें हैं, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर शांति भंग होती है। और जब शांति भंग होती है तो वो किस वजह से होती है, क्या होती है कहानी यहाँ पर, कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लोग हैं, साइप्रस वाले जो लोग हैं, साइप्रस है जो
वो यूनाइट करने की बात हो रही होती है कि इसको यूनाइट कर लेते हैं किसके साथ, ग्रीस के साथ। तो आप समझ ही रहे होंगे कि सर ये जो टर्किश वाले हैं ऊपर की तरफ रहते हैं, ये तो कभी नहीं मानेंगे इस चीज के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है जो वो क्रिएट हो जाती है, यहाँ पर लड़ाई वड़ाई शुरू हो जाती है। तो मेन जो लड़ाई चल रही है वो 1974 से ही चल रही है, ठीक है। तब से लेकर के यहाँ पर एक तरह से कहें हम तो नॉर्थ और साउथ का एक तरह का क्या है, संघर्ष विराम, संघर्ष चल रहा है, संघर्ष, ठीक है। एक तरह का संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है, और नॉर्थ वाले जो लोग हैं उनको पूरा का पूरा समर्थन दे रहा है आपका टर्की, ठीक है। टर्की है जो वो पूरा का पूरा इनको समर्थन दे रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने खुद ही एक समय में इन्होंने क्या किया कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो टर्किश वाला हिस्सा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, नॉर्दर्न साइप्रस, ठीक है, TRNC, ठीक है, TRNC बोलते हैं। फिर से समझिए इस बात को, मैंने यहाँ पर कहा बेसिकली समझो, देखो क्या है, साइप्रस है जो वो दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। साइप्रस में दो देश है, इस पूरे साइप्रस के भीतर ही दो देश बन गए। एक तो पूरा साइप्रस खुद हो गया, ठीक है, साइप्रस खुद हो गया, और जो दूसरा है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस नाम है इसका, और दूसरा है जो उसका नाम है TRNC, है ना। TRNC मतलब टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, ठीक है। लेकिन ये है जो इसको सिर्फ और सिर्फ मान्यता है जो वो किसने दी है, सिर्फ और सिर्फ टर्की ने ही मान्यता दी है इसको। और ये है जो इसको सबने मान्यता दे रखी है ना, पूरी प्रॉपर इंटरनेशनल स्तर पर जो रिकॉग्नाइज्ड है, वो रिकॉग्निशन है जो वो इसको ही मिला हुआ है, साइप्रस को। इस अलग वाले हिस्से को जो सेपरेट होकर के इन्होंने अलग देश बना लिया है, इसको कोई डोमिनेशन, इसको कोई रिकॉग्निशन है जो वो मिला नहीं है अभी तक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और टर्की में क्या है कि गैस के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, गैस रिजर्व, गैस रिजर्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर के ये एक सॉरी टर्किश कह दिया मैंने, साइप्रस में, साइप्रस में क्या है कि गैस रिजर्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। अब भारत के बारे में बात करें तो देखो भारत इसको क्या कर रहा है, समर्थन दे रहा है। समर्थन किसको, किसको समर्थन दे रहा है, भारत है जो वो समर्थन दे रहा है साइप्रस को पूरे, है ना, साइप्रस को, साइप्रस को समर्थन दे रहा है, न कि वो ऊपर वाला जो हिस्सा बन गया था TRNC वाला, TRNC है जो उसको समर्थन नहीं दे रहा है। भारत का, भारत है जो इस पूरे साइप्रस को देता है, इसको ये भारत भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। तो अब वही वाली बात है कि भाई कश्मीर इश्यू में आप हमारा साथ दे रहे हैं, कश्मीर में, कश्मीर वाले मामले में ये भारत का साथ दे रहे हैं, तो भारत इनके मामले में स्टैंड है जो वो अपना लेने के लिए रेडी है। प्लस एक तरीके से क्या होता है कि ये मैसेज जाता है ना, ये एक तरीके से क्या है कि एक मैसेज है जो कि टर्की के पास पहुंच गया है, टर्की के पास पहुंच गया है कि अब भारत जैसे देश का भी समर्थन है जो साइप्रस को मिल गया है, ठीक है। तो आप जान ही रहे हैं कि टर्की की स्थिति खुद ही ऐसी है कि अभी इस वक्त इजराइल वाला और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसमें ईरान की साइड से टर्की, टर्की है जो वो समर्थन देता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। और इस वक्त अगर भारत पाकिस्तान के बारे में बात करें, तो भारत पाकिस्तान के बारे में बात करें तो उसमें भी आपने देखा, भारत पाकिस्तान के बारे में बात करें तो उसमें भी आपने देखा कि इनका इनका जो समर्थन है वो पाकिस्तान की ओर गया, जिसमें इन्होंने कहा कि हम जो वर्ल्ड लेवल के बेस्ट लेवल के ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है जो वो देखने को, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि भारत और साइप्रस के रिश्ते के बारे में बताइए, लेकिन ये है कि अभी इस वक्त के चलते हुए सिनेरियो पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगले जो हमारा आर्टिकल है वो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, साइंस एंड टेक में रखेंगे इसको, जीएस के पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में रखेंगे इसको। क्या है मामला, कॉमन मॉलिक्यूलर ऑफर्स टू मेकिंग ओल्डर मसल यंग अगेन। देखो बॉडी वॉडी बनाते हो कि नहीं बनाते, सब बनाते हैं ना, सब कोशिश तो करते ही है, बना पाए या ना बना पाए, एटलीस्ट आप में से हर इंसान ऐसा होगा तो कम से कम 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन या 1 दिन जिम जरूर गया होगा। और पर्पस क्या था कि बॉडी बना लेते हैं, है ना, स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, है ना, जब आप कॉलेज वगैरह में होते तो फीलिंग तो आती है बॉडी वॉडी बना लेते हैं, अच्छे दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आत्म, क्या बोलेंगे उसको, कि खुद को महसूस हो जाता है
है ना, आत्मज्ञान हो जाता है खुद को कि नहीं भाई अपने बस की नहीं है ना, छोड़ते हैं इस काम को, कुछ और ही कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप समझिए कि नॉर्मली क्या मानते हैं हम लोग, नॉर्मली माना जाता है, नॉर्मली नॉर्मली है जो, वो क्या माना जाता है, माना जाता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं वो एक समय तक, तब जब आप यंग होते हो तब तक तो ठीक है, बढ़िया चल रही होती है ना, बढ़िया है, प्रॉपर आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हो तो उसके बाद वो हार्ड वगैरह हो जाती हैं, मजबूत होने लगती है ना। लेकिन ये माना जाता है कि जैसे ही आप बूढ़े होते हो, ओल्ड होते हो, जैसे ही आपकी एज जो है वो लेटर पीरियड की तरफ जाती है, तो मसल्स हमारी कमजोर होने लगती है ना, मसल्स हैं जो वो कमजोर होने लगती हैं, और फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता कि जिम करके आप फिर से उसको वापस से रिजुवनेट कर लो, ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा माना जाता है। तो ये सच बात भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत बात है, लेकिन होता क्या है, इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझिए, यहाँ पर पूरा समझिए। इसके लिए देखो पेपर में पूछने वाली यहाँ पर क्या चीज होंगी, एक स्टेम सेल पता होनी चाहिए आपको, स्टेम सेल क्या होता है ना, यूपीएससी कई बार यहाँ पर पूछ चुका है। और देखो एक नाम ये रहा स्टेम सेल, और इसके अलावा यहाँ पर देखो आप एक नाम ये लिखा हुआ है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये है जो, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो होता क्या है, होता क्या है कि सही बात बताऊं, ये कमजोर क्यों हो जाती है, क्या होता है ये मैं बताता हूँ। कि जब आप कुछ वर्कआउट करते हो, यंग हो मान लो, है ना, और आप कुछ वर्कआउट कर रहे हो, और जैसे ही आपकी मसल्स में वो सारी चीजें जो मसल्स को चाहिए वो अगर पहुंची, तो हमारा जो, हमारे भीतर एक मैसेंजर है मान लीजिए, है ना, एक मैसेंजर बैठा हुआ है प्रोस्टाग्लैंडिन नाम से, ग्लैडिन, एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक मैसेंजर बैठा हुआ है, डाकिया बैठा हुआ है, और ये क्या करता है, ये मैसेज देना शुरू करता है, मैसेज देना शुरू करता है, हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो सेल्स हैं उनको मैसेज देता है, और उनको फिर जा करके हार्ड हार्ड होना शुरू होती हैं वो, ठीक है, तो मतलब वो एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ये है कहने का, ठीक है। वो, लेकिन जैसे ही आप बूढ़े होते हो तो ऐसा नहीं है कि मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मसल तो कभी भी रिजुविनेट हो सकती है, कभी भी वापस से वो वैसी ही हो सकती है जैसी वो शुरुआत में थी, लेकिन ये जो मैसेंजर है ये कमजोर पड़ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन है जो, ये कमजोर हो जाता है, हमारा जो मैसेज है वो नहीं पहुंचा पाता, तो ये हो जाता है कमजोर। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, एक रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में क्या किया, क्या बताया गया कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, इसके 5-6 इंजेक्शन अगर दे दिए जाए, तो कभी भी है जो, वो इस चीज को वापस से जो मसल्स हैं उनको ये मैसेज देना शुरू कर देगा, है ना, क्योंकि यही तो कमजोर हुआ है, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं या मसल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमेशा से कमजोर हो जाएंगी, फिर से रिजुवनेट हो जाएंगी, फिर कमजोर हो जाएंगी, फिर रिजुवनेट हो जाएंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है इस मैसेंजर में, मैसेंजर है जो वो मैसेज नहीं दे पाता, तो इसको अगर हम मजबूत कर दें तो वापस से ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो देखो एक चीज होती है स्टेम सेल, स्टेम सेल का क्या मतलब होता है, स्टेम सेल एक, आप ऐसे मान लो कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है ये, है ना, शुरुआत में अगर हम कहें तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि अभी वो कुछ भी बन सकती है ना, अभी वो, उसको हम ये नहीं कह रहे, स्टेम सेल का मतलब आप मान लीजिए कि पेरेंट है, वो कुछ भी बन सकता है, कोई भी रोल प्ले कर सकता है, आप आज आईएएस भी जाओगे, आईपीएस भी बन जाओगे, अभी आप फिक्स थोड़ी हुए हो, लेकिन आप 10 साल आईपीएस बन के रह लो, फिर उसके बाद आपको आईएएस बनाया जाए, मुश्किल होगी, क्योंकि एटीट्यूड बदल चुका होगा, है ना। तो जो बाकी जो सेल्स होती हैं वो अपना अपना अलग 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 सेल्स होती हैं, वो अपना अपना काम करती हैं जो जिसका काम है, लेकिन जो स्टेम सेल होती है वो अनडिफरेंशिएटेड है, अभी ये कुछ किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कि ये फ्यूचर में आपकी इम्यून सेल बन जाएगी, इम्यून सेल, है ना, ये फ्यूचर में आपकी मसल सेल बन जाएगी, मसल सेल बन सकती है, ये सेक्स सेल बन सकती है, सेक्स सेल, ठीक है, ये आपकी इपिथीलियल सेल बन सकती है, इपिथीलियल, ठीक है, इपिथेलियल सेल बन सकती है, ये है जो, ये नर्वस सेल बन सकती है, ठीक है, नर्वस सेल बन सकती है, ये आपकी जो है ये फैट सेल बन सकती है, फैट सेल, ठीक है, फैट सेल मतलब कहने का कि कुछ भी बन सकती है, ब्लड सेल बन सकती है, बॉडी सेल बन, कुछ भी बन सकती है, ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए। और ये जो स्टेम सेल होती है ये अपने आप को रिन्यू करती है, रिन्यू, ठीक है, ये जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल अपने आप को रिन्यू भी कर लेती है, लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है
ये अपने आप को रिन्यू करती रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, ये अपनी जो रिन्यू करने की या रीजनरेट करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को, क्षमता है जो इसकी, उसको ये खो देती है। कैसे खो देती है, क्या खो देती है? तो जो स्टेम सेल है वो आपकी कोई भी बन जाती है, लेकिन कुछ समय और रिन्यू भी कर देती है। पहले आज ऐसी है, बदल जाएगी, फिर आज ऐसी, फिर ऐसी हो जाएगी, फिर कमजोर, फिर वापस, है ना? तो ये सब होता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये अपनी क्षमता खो देती है। तो देखा गया कि भाई ये क्षमता खो रही है, क्यों खो रही है? तो बात ये क्षमता खोती ही नहीं है, ये इसका एक मैसेंजर है, एक मैसेंजर है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली है जो ये मैसेज देने में अक्षम हो जाता है, ये नहीं दे पाता। तो हम इन लोगों ने क्या किया, एक चूहा लिया और चूहे पर, माइस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जो चूहा है ये 20% और ज्यादा ग्रो हो गई इसकी मसल्स, ठीक है। 20% मसल्स हैं जो यहाँ पर और ज्यादा, ये देखो 20% कंपेयर टू देयर अनट्रीटेड पियर्स, ठीक है। तो पहले की कंपैरिजन में 20% और ज्यादा हो गई जब इन्होंने 5-6 इंजेक्शन लगा दिए प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो याद रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, और याद रहेगा आपको स्टेम सेल क्या है। दो सवाल हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हाँ अगला आर्टिकल है वो किस चीज से संबंधित है, माइंड द गैप। मतलब इसको हम इकोनॉमी में रखेंगे, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी वाले पार्ट में इसको रखेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या है मामला, देखो। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो, उसकी जो रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो एक तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी कई सारी रिपोर्ट्स याद रिलीज करता है, तो वो सारी रिपोर्ट्स के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। दूसरी बात, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है जो, उसको जब ये जारी करता है तो उसमें क्या देखा गया, उसमें देखा गया कि भारत की जो रैंक है वो बड़ी पीछे है। क्या है, 131 डिवाइडेड बाई 148, मतलब कहने का 148 में से 131वीं रैंक है ना, 131वीं रैंक है 148 देशों में अगर देखते हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स की बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं कैसे करते हैं लोग ना, भारत को बहुत पीछे कर देते हैं, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। ऐसी स्थिति तो नहीं है हमारी पाकिस्तान जैसी, लेकिन कर देते हैं लोग। खैर, तो आपको देखो 3-4 चीजें इसमें यहाँ पर याद रखनी होंगी। ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली, ये जो डायमेंशन है इसका मेन, वहां पर अगर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल वाली बात कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एक फेवरेट पोर्शन है यूपीएससी का और क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो देखो, एक तो आपको इस पे जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, इस पर जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें आपको डायमेंशंस पकड़ने होंगे कि भाई मुझे किन किन डायमेंशंस में लिखना है, ठीक है। डायमेंशन, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं कि किस किस डायमेंशंस में लिखना है, तो देखो एक तो इकोनॉमिक डायमेंशन होता है इसका, इकोनॉमिक डायमेंशन, आर्थिक, ठीक है। एक इकोनॉमिक डायमेंशन, ये देखो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। दूसरा इसका क्या होता है, एजुकेशनल, एजुकेशनल, एजुकेशन, तो ये जरूरी है बेटा, है ना, याद करना। हेल्थ होता है तीसरा, हेल्थ, ये जरूरी क्यों है अभी बताऊंगा। और एक होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, मतलब राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक, आर्थिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये चार चार इसके डायमेंशन है। तो जब भी आंसर लिखें तो चारों में खोलना शुरू कर दे, तो आपके पास कंटेंट है जो वो पूरा हो जाए, ठीक है। कंटेंट की कमी नहीं होगी इसकी वजह से। तो डायमेंशन आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं, देखो इसमें दिए भी है। इसके अलावा यहाँ पर जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल, मेनली ये आर्टिकल थोड़ा पॉलिटिकल वाले पार्ट पे बात कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डायमेंशंस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं, एम्पावरमेंट, ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज समझ में आती है वो ये है कि भाई इस चुनाव के बाद, ये वाले जो चुनाव हुए इसके बाद स्थिति जो एम्पावरमेंट की है, एम्पावरमेंट की, वो हमें कम देखने को मिली, है ना। मतलब अगर हम पहले की लोकसभा की बात करें, पहले की लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो जो वहां पर कम देखने को मिली एम्पावरमेंट, किस चीज के रिलेटेड कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि जो विमेन्स रिप्रेजेंटेशन था, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन था, महिला को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, महिला को लेकर के बात हो रही है।
कि महिला के एम्पावरमेंट को देखें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यहाँ पर हमें कम देखने को मिला। तो लोकसभा की अगर बात करते हैं तो पहले 14.7% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता था, जो कि घट करके 13.8% हो गया है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले जो मंत्रियों की, अगर महिला मंत्री की बात करें, कि महिला मंत्री जो थी पहले 6.5% थी, जो कि घट करके इस बार 5.6% हो गई है महिला मंत्री। ठीक है, महिला महिला तो ये कह रहे हैं कि देखो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में एक कमी देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि देखो एक बिल पास हुआ है, और ये जो बिल है इससे बड़ा फायदा होने वाला है। जो बिल पास हो गया है विमेन्स रिप्रेजेंटेशन या विमेन्स रिजर्वेशन से संबंधित, विमेन्स रिजर्वेशन रिजर्वेशन। और इस बिल से हुआ क्या है, इस बिल से हुआ क्या है कि अच्छी बात ये हो गई है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम से बढ़ने वाला है ना। और ये कब से लागू होगा, ये 2027 से लागू होगा। तो 2027 से हमारा जो महिला का रिप्रेजेंटेशन है वो 33% हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो एकदम से होगा। अच्छा, ये सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, ये वाला बिल है जो ये सबके लिए विधानसभा में भी लागू होगा। ठीक है, विधानसभा में भी ये लागू होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो अगर हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, भाई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में ऐसा क्या हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पर समझना होगा कि चीजें हैं जो सोशियो इकोनॉमिक एंगल से बेहतर हुई हैं। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एंगल से चीजें हैं जो वो बेहतर हुई हैं। कैसे बेहतर हुई हैं, ऐसे बेहतर हुई हैं कि आपको पता है कि मैं जब भी मैंने LFPR के बात की है ना, जब भी मैंने आपसे LFPR के बारे में बात की है, भाई भारत का जो LFPR है वो कैसा है ना। LFPR के बारे में जब भी मैंने बात की है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भारत का जो LFPR है वो बेहतर हुआ है। LFPR बेहतर हुआ है महिलाओं के मामले में। ऐसे कैसे बेहतर हुआ है, वो ऐसे बेहतर हुआ है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी आप पहले पढ़ते थे तो 21-22% के आसपास होता था, 21-22% के आसपास होता था। और जो रिप्रेजेंटेशन है जो वो अभी बढ़ करके 42% के आसपास हो गया है। ठीक है, 42% के आसपास रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाई इकोनॉमिक एंगल में हम बढ़ रहे हैं। अब बात ये नहीं है कि इकोनॉमिक एंगल में बढ़ रहे हैं इससे काम हो जाएगा, नहीं। काम आपका तब होगा जब आप ये बता पाएंगे कि इकोनॉमिक एंगल में हम क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, कैसे बढ़ पा रहे हैं जब आप ये बताएंगे तो फिर काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, कि भाई अब 42% हो गया, तो आप बताइए कि क्या है वो बातें जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा ये इकोनॉमिक एंगल है, जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वो बढ़ा है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के साथ साथ सोशल पार्टिसिपेशन अपने साथ ही लिंक रहता है दोनों। ठीक है, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, LFPR है जो वो 42% हो गया है इसलिए। LFPR क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो वो बढ़ गया है। इस लिहाज से आप भी ये बात कह सकते हैं कि हाँ जी सर, हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, तो ये भी होगा। इसके पीछे का कारण क्या है, देखो कोरोना के बाद आपने ये चीज महसूस की होगी कि कोरोना के बाद जो सबसे बढ़िया चीज हुई है, अगर कुछ बढ़िया हुई तो डिजिटल क्रांति आ गई है ना। तो कोरोना के बाद अभी मैंने क्या बताया आपको, LFPR है जो वो हमारा कितना हो गया है, 42%। महिलाओं के मामले में बोल रहा हूँ। LFPR का मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो महिला है जो वो नौकरी करती है, जो महिला जॉब जो करती हैं उसके बारे में अगर हम कहें तो 42% के आसपास वो पहुंच गया। पहले ये 21-22% के आसपास झूलता रहता था। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। रीजन क्या है, देखो एक तो डिजिटल क्रांति हो गई है, डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ, गिग इकोनॉमी भी आ गई है। गिग इकोनॉमी है ना, वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चल पड़ा है, ये सब है जो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है महिलाओं के काम में। ठीक है, अब महिला है जो वो आगे बढ़ के हिस्सा ले काम कर पा रही है। ठीक है, तो 42% है जो वो यहाँ पर हो गया। तो यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि भविष्य में पॉलिटिकली हम लोग एम्पावर हो जाएंगे, है ना। पॉलिटिकली भी हम लोग एम्पावर हो जाएंगे, इकोनॉमिकली तो एम्पावर हमने होना शुरू ही कर दी। हालांकि 42% पे हमें नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 50% तो हमारी रिक्वायरमेंट है ही है
है ना, लेकिन फिर भी हम 22 से 42 पे आए हैं, इसलिए हम इस पर नाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखते हैं क्या है। कैश प्लस मॉडल पुशेस अप अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग रेट डाइटरी डाइवर्सिटी अमंग राजस्थान विमेन। बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप पॉलिटी में रखिए, ठीक है, पॉलिटी वाले पार्ट में रखिए। ये बेसिकली क्या गवर्नेंस में आ जाएगा, जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस वाले पार्ट है जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें आ जाएगा। ठीक है, इस बारे में यहाँ पर बात करें, देखो कह रहे हैं कि हमारे देश में नीतियां बनाने में कोई समस्या नहीं होती, नीतियां हम लोग फटाफट बना लेते हैं। प्रॉब्लम जो है वो है पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है जो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। हमारे यहाँ पर हम नीतियां बना लेते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाती हैं। तो है जो पहले से तो नो डाउट बेहतर हुई है। अगर हम पहले की कंपैरिजन में कहें तो पहले के कंपैरिजन में तो हम ये कह ही सकते हैं कि भाई चीजें हमारी बेहतर हुई हैं, है ना। क्यों पहले के कंपैरिजन में क्यों कह सकते हैं, पहले के कंपैरिजन में हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले आप जान रहे हैं कितना ज्यादा करप्शन होता था ना, पहले कितना ज्यादा करप्शन होता था, और अब वो चीजें हैं जो वो कम हो गई हैं। ठीक है, करप्शन नहीं हो पाता। अब आप ये भी जानते हैं कि करप्शन करप्शन नहीं हो पा रहा है, करप्शन, ठीक है, करप्शन कम हो जाता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि सर डिसीजन मेकिंग फटाफट हो जा रही है, डिसीजन मेकिंग है जो वो बढ़ गई है हमारी, है ना, उसमें बढ़ गई है, करप्शन में कमी आ गई है। इसके अलावा रेड टेपिज्म आप समझते हैं, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही है जो, उसमें कमी आ गई है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, इतनी बड़ी बड़ी इतनी बढ़िया बढ़िया रोडें हैं जो वो फटाफट बन जा रही हैं, टाइम ही नहीं लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो हम कहेंगे कि सर देखो पहले के कंपैरिजन में चीजें बेहतर तो हुई हैं, हम ये नहीं कह सकते कि चीजें बेहतर नहीं हुई हैं। ठीक है, इस समय की जो हमारी सरकार है उसमें ये चीजें हमने देखने को मिली है, क्योंकि डिजिटल मॉडल के आने की वजह से, डिजिटल मॉडल आने की वजह से करप्शन में कमी हो गई, डिसीजन है जो वो फटाफट हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि चिट्ठी जा रही है फिर चिट्ठी आएगी फिर ये सब होगा। लेकिन हम जब भी देखते हैं तो महिला महिला न्यूट्रिशन, महिला कह लें या बच्चा कह लें, है ना, महिला और बच्चा का जो पोषण वाला पार्ट है ना, जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, है ना, इसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। अरे हमारे यहाँ पर तो ऐसी स्थिति है कि 50% के आसपास जो महिलाएं हैं वो कैसी हैं, एनीमिक है, एनीमिक, है ना, एनीमिक है, एनीमिया हो रखा है। आप देखते हैं कि बच्चे और महिलाओं को बहुत मतलब एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो स्टंटिंग का शिकार हैं, जो वेस्टिंग का शिकार हैं, है ना, स्टंटिंग, वेस्टिंग, स्टंटिंग और वेस्टिंग, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, है ना। कहीं पर आप देख रहे हैं कि एज के साथ एज बढ़ गई है लेकिन वजन नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा आप कहीं देखते हैं कि हाइट बढ़ गई है लेकिन वजन नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं जहां पर हमें कुछ काम करने की जरूरत है। स्पेशली यहाँ पर, स्पेशली अगर हम कहें तो रूरल राजस्थान में ये बात कह सकते हैं, रूरल राजस्थान में ये खूब देखने को मिलता है। तो इन्होंने इसका एक क्या बहुत बढ़िया तरीका निकाला, इन्होंने कहा कि हमारी जो डीबीटी चल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें पैसा मिलता है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम दो चीजों को जोड़ देते हैं। इसमें हम लोगों के सोशल और बिहेवियरल चेंज के साथ इसको लिंक करेंगे। बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर के साथ लिंक करेंगे, साथ लिंक करेंगे। क्या कहना चाहते हैं ये, लिंक कैसे कर देंगे भाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सोशल और बिहेवियर चेंज अगर उन्होंने कर दिया, मतलब आपने अगर ऐसा किया, आपने ऐसा किया, मतलब जो चीजें हमने बताई वो अगर आपने किया तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जैसे ही ये चीज हमने की, यहाँ पर ये चेंजेस किए, तो यहाँ पर रिजल्ट बहुत बेहतर मिला, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला बेहतरीन, फायदा हमें मिला, इसका फायदा हमें मिला कि 49% यहाँ पर हमने देखा कि माएँ हैं जो वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, बढ़ गई। 49% है जो वो बढ़ोतरी देखने को मिली, किसमें, ब्रेस्ट फीडिंग में। ब्रेस्ट फीडिंग, अब ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना होता है। ठीक है, अब टोटल 90% न्यूबॉर्न है जो कि ब्रेस्ट फीड पर आराम से रह पा रहे हैं। 90% न्यूबॉर्न, नए बच्चों, पैदा हुए बच्चे, नवजात शिशु, नवजात, ठीक है, नवजात शिशुओं को 90%, 49% की बढ़ोतरी यहाँ पर हमें देखने को मिली है ब्रेस्ट फीडिंग में, क्योंकि उनको बोला गया कि भाई 6 महीने तक आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, तभी आपके में पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 44% महिलाएं हैं जो वो होम बेस्ड काउंसलिंग के लिए रेडी है। ठीक है, काउंसलिंग, पहले क्या है कि कोई आ रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आ रही है, वो रेडी नहीं है, सुनने को मिलती ही नहीं है। अब 44% महिलाएं हैं जो वो
ये हो गया कि उनको काउंसलिंग है जो वो इजीली मिल पा रही है, घर में बैठे बैठे मिल पा रही है। 44% यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है। अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इजिली यहाँ पर मिल रही है इनको काउंसलिंग। ठीक है, 49% कितना है, 49% हमने बढ़ोतरी की है, इंप्रूवमेंट किया है किसमें, डाइटरी डाइवर्सिटी में, प्रेग्नेंट वुमेन्स की डाइटरी डाइवर्सिटी। प्रेग्नेंट वुमेन्स, महिला जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी जो डाइट है, डाइट उस उसमें जो विविधता होनी चाहिए, विविधता, इसमें भी हमने पार पा लिया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही चीज खा रही हैं भाई। प्रेग्नेंट वुमेन को क्या चाहिए, आयरन प्रॉपर चाहिए, है ना, इसको प्रोटीन पूरा चाहिए, है ना। प्रेग्नेंट वुमेन को जो भी चीजों की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन मिल रहा है, आयरन की जरूरत है तो आयरन मिल पा रहा है। उसकी कहाँ से मिल रहा है, उस थाली में मिल रहा है। जो वो थाली है उसके इंग्रेडिएंट में बदलाव किया है और उस थाली से ही उसको ये सारी चीजें मिल रही हैं, कुछ अलग से उसको नहीं देना पड़ रहा। ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं कि 54% हैं जो वो ज्यादा महिलाएं हैं जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए यूजिंग कैश, कैश का इस्तेमाल कर रही हैं, कैश का इस्तेमाल करती हैं इसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अल्टीमेटली आप एक लाइन में समझो, ये सारी बातें हैं जो ये डेटा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली आप याद रखो कि महिला महिला अपनी खुद की, अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के क्या हो गई है, जागरूक हो गई है। ठीक है, जागरूक हो गई है, अपनी खुद की हेल्थ को लेकर के वो जागरूक हो गई है। पहले आप समझते होंगे, हमारी मम्मी वाला टाइम देखिए, है ना, आपको मन कर रहा है कुछ खाने का, उनका भी कर रहा है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा अच्छा इसका भी कर रहा है तो खुद छोड़ देंगे, उनको खिला देती है ना, दूसरे को खिला देती थी। अब यहाँ पर ये है कि वो खुद जागरूक है कि हाँ मेरे लिए भी ये जरूरी है तो ये मुझे खाना चाहिए, तो वो उस चीज का इस्तेमाल कर रही हैं, न्यूट्रिशन वाली चीजों पर खर्च कर रही हैं, कैश के माध्यम से जो उनको पैसा मिल रहा है उसको पैसा पोषण वाली चीजों के लिए खर्च हो रहा है। ठीक है, इसी इसी के साथ आप जोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को भी जोड़ सकते हैं। ये क्या है, ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, जो वित्तीय सहायता देती है, वित्तीय सहायता सहायता देती है किसको, प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग वुमेन्स को, है ना, लैक्टेटिंग वुमेन्स को। लैक्टेटिंग मतलब जो माए बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको, है ना। लैक्टेटिंग वुमेन्स और प्रेग्नेंट वुमेन को वित्तीय सहायता देती है कौन, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। इसके बाद देखो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, अगला आर्टिकल है जो वो हमारा जो एसईजेड से संबंधित है। ठीक है, एसईजेड से संबंधित है, एसईजेड से संबंधित है वो आर्टिकल। ठीक है, तो कर गया है और स्लाइड चेंज हो गई है, तो छोटा सा आर्टिकल है, मैं बोल के बता देता हूँ आपको। तो वो एसईजेड से संबंधित है वो आर्टिकल। सेमी कंडक्टर्स को लेकर के बात हो रही है कि सेमी कंडक्टर्स को की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के सरकार है जो वो बहुत प्रयास कर रही है। देखो आप भी समझ रहे हो कि भाई बिना चिप के तो कुछ नहीं होता। आजकल हर जगह चिप लग रही है ना, आजकल आप जान रहे हो कि हर जगह चिप लग रही है। चिप का मतलब है मोबाइल फोन आप अपना देख लो तो भी आपके फोन में चिप मिल जाएगी, कंप्यूटर, लैपटॉप, और कौन सी ऐसी चीज है जहां बिना चिप के चल रहा हो, हर चीज में यहाँ पर क्या है कि चिप देखने को मिल रही है, चिप है जो वो लगी है। अब क्योंकि चिप्स जो है वो देखने को मिल रही है तो फिर हमें खुद ही बना लेना चाहिए, क्योंकि बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अब जरूरत है तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर से ना मंगाना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर खुद ही प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अपने यहाँ पर खुद ही इसका प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अपने यहाँ पर इसका खुद ही प्रोडक्शन करेंगे। अब कैसे करेंगे प्रोडक्शन, तो इसके लिए पहले सिलिकॉम इंडिया प्रोग्राम है जो 2022 में लॉन्च किया गया। सिलिकॉम इंडिया प्रोग्राम, सिलिकॉम इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 2022 में। लेकिन अब एसईजेड के भी नॉर्म्स है जो वो बदल दिए गए हैं, रूल्स बदले गए हैं। एसईजेड के जो रूल्स बदले गए हैं वो क्या है, एसईजेड के जो रूल्स बदले गए हैं उस रूल्स में उन्होंने पहले, सबसे पहली बात जो की है वो ये है कि एक तो ये है कि टैक्स को कम कर दिया है, दूसरा कीमत इससे कम हो गई। टैक्स कम कर दिया तो ज्यादा लोग वहां पर इंक्लूड हो गए, टैक्स कम हो गया, और दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, लागत कम लगने लगी। इसके अलावा क्या है कि एसईजेड का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एसईजेड का मतलब होता है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि एक जैसी कंपनियां सब एक जगह पर रहें, और मेनली ये एक्सपोर्ट करने के लिए कि जो भी माल बनेगा उसको हम विदेश में भेज देंगे दूसरी जगह, तो उसके लिए एसीजेड बनाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये है जो यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं वो ये है कि भाई अब आप मिनिमम एसीजेड को बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर एसीजेड बनाने के लिए जो चाहिए था 50 हेक्टेयर की जमीन चाहिए थी, अब ये है कि बिना 50 हेक्टेयर वाली जमीन के भी काम हो जाएगा ना, उसको 10 हेक्टेयर कर दिया है उन्होंने। 50 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर कर दिया है, ये याद रखिए। 50 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर कर दिया है, तो इससे क्या हो जाएगा, छोटे वाले जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे इजीली। ठीक है। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक सेल है वो भी अलाउ कर दिया है, मतलब ये पहले विदेश में ही बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो ना करके अब जो डोमेस्टिक सेल है, मतलब घरेलू जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बेचा जा सकता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर से समझ लीजिए, एसईजेड को लेकर के आर्टिकल है। एसईजेड में क्या कह रहे हैं, एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब हुआ कि ऐसा वो एक क्लस्टर बना दो जहां पर एक जैसे काम करने वाली कंपनियां एक जगह पर रह पाए, जिससे कि लागत उसकी कम पड़ जाए और एक दूसरे से सहायता मिलती रहे। ठीक है। तो इसके लिए अभी हमें क्योंकि सिलिकॉन चिप्स की जरूरत है, तो उसके लिए भारत प्रयास कर रहा है। सिलिकॉन चिप है जो, वो बहुत जरूरी आइटम है आज के समय में हमारे लिए, है ना। तो क्योंकि बहुत जरूरी आइटम है, इसलिए हम उस पर अलग से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या छोटी छोटी कंपनी वाले इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें शामिल हों। तो इसलिए हमने क्या किया है, रूल बदल दिए हैं एसीजेड के। जहां 50 हेक्टेयर जरूरत थी पहले सिलिकॉन इंडस्ट्री के लिए, उसको हमने घटा करके 10 हेक्टेयर कर दिया है। और जो पहले ये निर्यात करते थे, है ना, कि निर्यात किया जाता था, बाहर भेजा जाता था, उसको हमने डोमेस्टिक मार्केट के लिए सीमित किया। ठीक है। तो इतनी चीजें हैं। बाकी ये है कि क्योंकि कुछ इशू आ गया है, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। तो आपको ये हमने जो टॉपिक जो डिस्कस करने थे वो मैंने करा दिए हैं आपके साथ। अभी आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसमें ज्यादा लोगों की डिमांड, ज्यादा लोग बढ़े, ताकि हम ज्यादा चीजों को इसमें शुरू कर पाए। ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल प्लस हमारा टेलीग्राम, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। bro_IAS सर्च करेंगे आपको तो मिल जाएगा। ठीक है। bro_IAS सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।